नमस्कार, स्वागत है टीसीएच पर एक बार फिर से मेरे शो में। तो भाजपा सरकार के 2 टर्म यानी 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। चुनाव सर पर हैं। चुनाव से पहले ही अमित शाह जी ने मोदी जी के आने वाले 10 साल तक शासन करने की भविष्यवाणी कर दी है। मोदी जी तो खैर खुद ही कहते हैं कि भीड़ भरी ट्रेन में जब सीट नहीं मिलती थी तो वो हाथ देखने लगते थे। इस ट्रिक से उन्हें सीट मिल जाती थी। लेकिन 400 पार वोट पाने के लिए इस बार वो कौन सी ट्रिक चलाने वाले हैं, हमें नहीं पता। क्या इस ट्रिक में महिलाओं की सुरक्षा का भी कोई मुद्दा बन पाएगा? पिछले 10 साल में नारे तो खूब सुने गए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी वंदन के जुमले भी खूब उछले, लेकिन 10 साल बीत जाने पर भी देश की महिलाओं के लिए कोई स्पष्ट विजन नहीं दिखाई देता है। हाँ, ट्रिक जीवी सरकार के तरह तरह के करतब जरूर दिख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक दिन के लिए अपना ट्विटर हैंडल महिलाओं को चलाने देना, या मंच पर पुरस्कृत करते हुए किसी को बेटी कह देना और उसके पांव छूना, ये सब तो खूब हो रहा है। लेकिन इस आवरण के तले क्या क्या दबा दिया जा रहा है, इसके बारे में अगर अब भी नहीं सोचा तो बहुत देर हो चुकी होगी। इसे विडंबना ही कहेंगे कि एक तरफ तो महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय की मुखिया नारी शक्ति की बात करती है, दूसरी तरफ महिला पहलवानों के यौन शोषण पर इसलिए चुप रहती है क्योंकि आरोपी ब्रजभूषण सिंह उनके ही अपनी पार्टी से है। महिला दिवस पर नारी शक्ति कॉन्क्लेव किया जाता है और वहां महिलाओं को नमो ऐप पर मैंडेटरी रजिस्टर करवाया जाता है, उनकी भीड़ जुटाई जाती है। ये नारी शक्ति का नहीं, भाजपा की अपनी शक्ति का प्रदर्शन है। वो सरकारी शक्ति जिसका लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने की अभी 10, 15, 20 साल कोई संभावना भी नहीं है, यानी वो भी एक तरह का जुमला है। संदेश खाली पर बोला जाता है क्योंकि ममता बनर्जी की वहां सरकार है बंगाल में, और मणिपुर पर चुप्पी साध ली जाती है। राम रहीम को बार बार पैरोल मिल जाती है। अंकिता भंडारी की हत्या का कांड दबाया जाता है, उस पत्रकार को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है जो इसमें परिवार की मदद कर रहा था। बीएचयू रेप केस में लंबे समय तक कोई एक्शन नहीं होता। गुजरात से 40,000 महिलाओं का लापता हो जाना। कहां है इन सब मामलों में न्याय की बात? तो ले देकर भाजपा का इस देश की महिलाओं के लिए एक ही विजन है, चुनाव से पहले सिलेंडर पर 100 रुपए कम करना। मध्यवर्गीय महिलाओं को शायद इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक गरीब महिला के लिए इतना भी बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में 450 के सिलेंडर का वादा करके मुकर गए थे, तो अब 100 की राहत देना भी बड़ी बात लगेगी। मोदी जी चवन्नी भी देने के लिए मौके का इंतजार करते हैं, सटीक मौका ढूंढ लाते हैं। महिला दिवस पर सिलेंडर 100 रुपए सस्ता लो, गजब की स्ट्रैटेजी है। विचारशील महिलाओं और आवाज उठाने वाली महिलाओं को धता बता दो। सवालों को एकदम लो लेवल पर ले जाओ, एकदम बेसिक, पेट की आग के करीब, सर्वाइवल के संकट पर। बताओ कि चूल्हे के धुएं में स्वाहा होते सपनों को देख आंख नहीं रोती, लेकिन सिलेंडर की कीमत से दिल जरूर रोता है। तुम बुद्धिजीवियों को क्या पता। वो कभी नहीं बताएंगे कि सर्वाइवल का संकट भी मैं ही लेकर आया हूं। चलो कुछ तो दिया, लेकिन विजन तो नहीं दिया ना, या शायद दिया। यही विजन है। ध्यान से देखिए, महिलाओं के लिए जैसे तैसे रसोई के काम चलते रहें, रोग आकर चूल्हा चौका फूंकती रहें, और किसी चुनाव से पहले अप्रत्याशित रूप से 100-50 रुपए की राहत मिल जाए। न्याय और बराबरी की बात अब शोभा नहीं देती। न्याय के मंदिर के देवता खुद भाजपा में कूच कर जा रहे हैं। औरतों की ऑटोनॉमी, सुरक्षा और विकास के लिए किया जाने वाला कोई प्रयास इन 10 सालों में कहीं दिखाई नहीं देता। मैं बहुत दूर देखने की कोशिश करती हूं। ऐसे ही चलता रहा तो सवाल हल नहीं होंगे, सवाल खत्म हो जाएंगे। न्याय मिलेगा नहीं, न्याय खत्म ही हो जाएगा। जैसे पर्यावरण नाश होने से नदियों का पानी सूख जाता है, जैसे बेशर्म होते होते आंखों का पानी मर जाता है। उत्तराखंड में पिछले 8 दिनों से एक मासूम लड़की अंकिता भंडारी की हत्या की जांच को लेकर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इस लड़की के माता पिता अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। उनकी सिर्फ एक मांग है, न्याय। बेहद मामूली गरीब घर से निकली इस लड़की के माता पिता इस सिस्टम के आगे बेजार घूम रहे हैं क्योंकि बेटी को जिस रिजॉर्ट में नौकरी करने भेजा था वहां उसकी संदिग्ध हालत में लाश मिली। जाहिर हुआ कि अंकिता के साथ वहां कुछ गलत होता था। रिजॉर्ट एक भाजपा विधायक का बेटा पुलकित आर्य चलाता था, इसलिए आनन फानन में एक भाजपा महिला विधायक और एसडीएम के मौखिक आदेश पर
बुलडोजर चलाकर रिजॉर्ट के वो सारे कमरे तोड़ दिए गए जहां अंकिता रहती थी, यहाँ जहां कुछ सबूत मिल सकता था, कुछ खिड़कियां तोड़ी गईं। कुल मिलाकर ये कि सबूत नष्ट कर दिए गए। और जब अपराधियों को इससे संतोष नहीं हुआ तो अंकिता के माता पिता की राह में लगातार रोड़े अटकाए जा रहे हैं ताकि न्याय की उनकी आस खत्म हो जाए। उत्तराखंड की धामी सरकार का मजबूर के साथ ये मजाक देखिए कि बजाय किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के उन्होंने पत्रकार अभिषेक नेगी को ही गिरफ्तार कर लिया, जो असहाय माता पिता की मदद कर रहे थे। यानी एक उम्मीद की रोशनी जिसकी वजह से न्याय पाने की कोशिश ये माता पिता कर पा रहे थे, उसे ही बुझा दिया गया। कितनी मुश्किल से साधारण घरों की लड़कियों को नौकरी के लिए बाहर भेजा जाता है, और हत्या तो छोड़िए, आप माँ बाप की न्याय के लिए उम्मीद तक छीन लेते हो। और इस तरह न जाने कितनी लड़कियों के लिए बाहर निकलने के रास्ते बंद कर देते हो। किस मुंह से मनाएंगे मोदी जी आप महिला दिवस ऐसे में? किस मुंह से भाषण देंगी आप स्मृति ईरानी जी? और इस सब के ऊपर पुलिस और अधिकारी आरोप ये लगाते हैं कि ये धरना एजेंडा के तहत चल रहा है। क्या एजेंडा होगा उन लोगों का जिनके घर की बहन बेटी से बलात्कार हो और उसकी हत्या हो जाए? क्या एजेंडा होगा? न्याय का ही ना। इतना खौफ न्याय के एजेंडे से? पहलवान लड़कियां भी न्याय ही मांग रही थीं। उनसे इतना डर था कि पूरी सरकार चुप्पी साध गई। क्या हुआ इनकी महिला शक्ति एम्बेसडर्स को? कहां गई निर्मला सीतारमण की ठसक? लड़की नौकरी करेगी तो घर की टूटी दीवार को इस साल बनवा लिया जाएगा। ये छोटा सा सपना भी अंकिता और उसके माता पिता का पूरा नहीं हुआ। दिल नहीं पसीजता भाजपा महिलाओं का और उस महिला विधायक का जिसने बुलडोजर चलाने का आदेश दे डाला। ये बुलडोजर वहां तो नहीं चलते जहां हिंदू सरकारी बलात्कारी माए सबूत धर लिए जाते हैं। कमाल बात है कि भाजपा का आईटी सेल सिर्फ सोशल मीडिया पर ही भद्दी भद्दी गालियों के साथ महिलाओं की ट्रोलिंग नहीं करता, बल्कि उसके 3 सदस्य बीएचयू आईआईटी में गैंगरेप के आरोप में धरे गए। नवंबर 2023 में बीएचयू आईआईटी में गैंगरेप की एक घटना सामने आई थी, जिसमें भाजपा आईटी सेल के 3 नेता कुणाल पांडे, सक्षम सिंह और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को 2 महीने के बाद गिरफ्तार किया जा सका। हिम्मत देखिए कि कैंपस के भीतर गन पॉइंट पर इन्होंने लड़की को उठाया और रेप किया। जिस पार्टी के नेता बराबरी पर बैठने वाली सांसद को नगर वधू कह सकते हैं, उसके आईटी सेल में काम करने वाले नेताओं से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। और इन सब के ऊपर जिस संस्था का नाश हुआ है उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इस कमीशन को बंद करने से शायद ज्यादा आसानी होगी महिलाओं को। क्यों? कम से कम उनको कोई झूठी उम्मीद नहीं बचेगी कि उनकी पैरोकारी करने के लिए, सरकार तक उनकी बात पहुंचाने के लिए कोई है। 2014 से 2019 के बीच कई बार ट्विटर पर लोग नेशनल कमीशन ऑफ विमेन की अध्यक्ष से गुहार लगाते रहे कि वो कुछ बोलेंगी। फिर धीरे धीरे समझ आ गया कि यहां से कोई आवाज औरत के हक में तो उठने नहीं वाली। हाथरस मामला हुआ, रेखा शर्मा ने मौन धारण कर लिया। मणिपुर में कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो वायरल हुआ तो पता चला कि मोहतरमा को जून में ही ये सब मालूम हो गया था कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उनके पास मणिपुर से चिट्ठियां भी पहुंच रही थीं, लेकिन रेखा जी अटल अचल निश्चल बनी रहीं। और हाल ही में एक स्पेनिश महिला यात्री के साथ हुए सामूहिक बलात्कार पर जो रेखा शर्मा ने मुंह खोला है, उसके बाद तो सच में ये लगने लगा है कि न बोलें तो ही भलाई है। लगभग 50 देश घूम चुके एक स्पेनिश यात्री जोड़े ने भारत में कदम रखा तो झारखंड के दुमका में महिला के साथ 7 पुरुषों ने रेप किया और पति को पीटा। दोनों ने एक वीडियो जारी करके अपनी आप बीती सुनाई। इनके इस वायरल वीडियो पर जब एक विदेशी पत्रकार ने यह लिखा कि मैं भारत को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन किसी महिला को यहां अकेले घूमने आने की सलाह नहीं दूंगा, तो उसे कोट रिट्वीट करके रेखा शर्मा राशन पानी सहित उन पर चढ़ बैठी। बेहद इनसेंसिटिव तरीके से लिखती हैं कि आप भारत को बदनाम कर रहे हो। मजे की बात यह है कि एक भी बोल रेखा शर्मा का नहीं फूटा उस स्पेनिश महिला से सहानुभूति व्यक्त करता हुआ, न्याय का आश्वासन देता हुआ और ये दिलासा देता हुआ कि महिला सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी रहेगी। ये पत्रकार ये बोले कि भारत आने वाली ऐसी एक भी महिला से वो नहीं मिले जिसने छेड़खानी, हमले या इससे भी बदतर हालात का सामना नहीं किया हो। और मेरा यही कहना है कि भारतीय महिलाएं भी इससे सहमत होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि छेड़खानी और हमले के मामले में भारत में होना इसे और बदतर बनाता है। इससे भी कोई भारतीय महिला इनकार कर सकती है क्या?
प्रॉब्लम यह है कि हम प्रॉब्लम के बारे में सोचने की जगह एक फर्जी इमेज की चिंता करने लगते हैं। ये नए किस्म का राष्ट्रवाद है जहां आप समस्याओं का नाम भी नहीं ले सकते। जबान बंद करो, हाथ जोड़ो और वंदन करते रहो, अरुण यह मधुमय देश हमारा, इसी से सब सुलझ जाएगा क्या? ये किसी विदेशी महिला यात्री के लिए ही खतरा नहीं है। क्या हम आप औरतें बेधड़क घूम सकती हैं आज देश में? और क्या ये एक ऐसा सवाल नहीं है जिसका हल तलाशा जाना चाहिए? क्यों बलात्कारी मानसिकता के लोगों को संरक्षण दिया जाता है? ऐसे गुंडे और ट्रोल पाले जाते हैं जो बोलने वाली महिलाओं को धमकाएं, रेप की धमकियां दें, उनका जीना हराम करें। बलात्कारी बाबाओं को बार बार जेल से बाहर निकालने की छूट दे दी जाती है। ब्रजभूषणों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की बजाय पाला पोसा जाता है। और ये टपोरी बाबा जिन्हें बहुत समर्थन मिलता है सरकारी नेताओं का, कभी कभी महिलाओं को खाली प्लॉट कहते हैं, कभी उन्हें मनुस्मृति का पाठ पढ़ा रहे होते हैं। समाज को तो यही संदेश जाता है ना कुल मिलाकर कि महिलाएं वस्तु हैं, पोजेशन हैं, संपत्ति हैं, खिलौना है। संदेश खली पर आप चिल्लाएंगे और मणिपुर पर जबान सिल लेंगे। ये तो घटिया राजनीति है और उससे भी घटिया किस्म का विजन है। रेखा शर्मा ने ये पहली बार नहीं किया है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन होने के नाते अपनी फुहड़ता, मिसोजिनी और बाइगॉट्री का परिचय दिया है। इससे पहले भी वो अनेक बार ऐसे कर चुकी हैं। 2020 में तो उन्हें बाकायदा अपना ट्विटर अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा था क्योंकि पब्लिक उनके ऐसे ऐसे ट्वीट ढूंढ कर ला रही थी कि जिन्हें देखकर उनकी अयोग्यता पर पूरा भरोसा हो जाए। कभी वो मॉर्फ की हुई तस्वीरें शेयर करती हैं, कभी म्यूजिकल थिएटर ग्रुप की कोरस कलाकार महिलाओं के साथ नेहरू की तस्वीर शेयर करती है। उन्हें चरित्रहीन साबित करने के लिए शायद आज़ाद और हंसती खिलखिलाती औरतें भी उन्हें चरित्रहीन ही लगती हैं। रेखा शर्मा ने अपना स्त्री विरोधी चेहरा छिपाने का प्रयास तक नहीं किया है क्योंकि महिलाओं की समस्या और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को छुपाना अब एक राष्ट्रवादी नीति बन गई है। 2018 में थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के सर्वे में भी भारत को महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया गया था। इस रिपोर्ट को रेखा शर्मा इस आधार पर खारिज कर देती हैं कि इसने दुनिया के सामने भारत की खराब छवि पेश की है। उनकी चिंता छवि को लेकर है। वो बोली कि इस समस्या को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है क्योंकि एनसीडब्ल्यू ने तो ये पाया है कि 30% मामलों में महिलाओं ने अपमान का बदला लेने के लिए या संपत्ति विवाद में फायदा उठाने के लिए या दुष्कर्म के मामलों में सरकार की तरफ से रेप सर्वाइवर को मिलने वाला मुआवजा पाने के लिए झूठे आरोप लगाए थे। तो रेखा शर्मा ऐसे तमाम काम कर रही हैं जिनसे भरोसा हो जाए कि इस पद के वो लायक नहीं है। लेकिन कमाल की बात देखिए कि एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल होता है। 2018 से 2021 तक का कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें फिर से अगले 3 साल के लिए चुन लिया गया। जी हाँ, केंद्र सरकार ही चुनती है एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन को और ये एक वैधानिक संस्था है जो महिलाओं से जुड़े नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देती है। खोलकर देखिए इसकी वेबसाइट। थैंक यू मोदी जी वाला माहौल यहाँ भी मिलेगा। तो सारे सवाल फिर मोदी जी से ही क्यों ना किए जाएं? क्यों ना पूछा जाए उन्हीं से कि ऐसे ही महिला शक्ति वंदन का वादा किया था उन्होंने? यही तस्वुर है इस देश में महिलाओं के भविष्य का। हम अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और सोचकर भी हैरानी होती है कि पिछले 100 सालों में तरक्की करते हुए अचानक यू टर्न लेकर देश को हम कहाँ लेकर आए कि दिल्ली हाई कोर्ट की एक महिला जज महिलाओं को मनुस्मृति का पालन करने की सीख दे रही है। एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन खुद मर्दवादी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री को सामान्य ज्ञान भी नहीं है। ये सारे महिला अधिकारों को अपने लिए इस्तेमाल करके बस पावर के साथ बनी रहना चाहती हैं। वे सारे अधिकार जिनमें से एक भी आम महिलाओं को बिना लड़े नहीं मिला है। देश 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन उसके बाद भी हिंदू कोड बिल, बलात्कार कानून, दहेज कानून, घरेलू उत्पीड़न और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का कानून संघर्षों से हासिल हुआ है औरतों को। एक विजन रहित सरकार उन सारे बलिदानों को व्यर्थ कर सकती है जो इन संघर्षों की राह में औरतों ने किए हैं। कमाए हुए अधिकार छीने जा सकते हैं, जैसे अमेरिका ने छीन लिया औरतों से गर्भपात का अधिकार, जिसके लिए दुनिया भर की औरतों ने संघर्ष किया था। लंबा सफरेज मूवमेंट चला था, मताधिकार औरतों को मिले इसके लिए, उन्हें पूरी तरह एक सिटीजन माना जाए इसके लिए। संघर्ष करते हुए एमिली डेविडसन ने अपनी जान गंवाई थी। सुजन बी एंथनी को बाकायदा गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया था।
देश का एक कमतर और मामूली हिस्सा समझे जाने की टीज इन औरतों को बहुत गहरी थी। ये कहते हुए हमें गर्व होना चाहिए कि औरतों की क्रांति दुनिया की अकेली ऐसी क्रांति है जिसने किसी का एक बूंद खून नहीं बहाया है। कोई आपको कह सकता है फिर कि हाँ, तो ये देश मनाए ना महिला दिवस। हम क्यों मनाएं? हम इसलिए मनाएं क्योंकि इन संघर्षों का फायदा हमने भी उठाया। फायदा ही नहीं उठाया बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखा। जिस वक्त सारी दुनिया में महिलाओं के अधिकारों की जंग छिड़ी तो भारत उससे अछूता नहीं रहा। 1917 में सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में औरतों के मताधिकार को लेकर एक डेलीगेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति से मिला था और अपनी मांगे रखी थी। 1947 से पहले ही तमाम महिला अधिकार संगठन भारत में बन चुके थे और फेमिनिस्ट मैगजीन्स छपती थीं। दुनिया की सब औरतें अधिकारों के मामले में एक हो रही थीं। शिक्षा का अधिकार, वोटिंग राइट्स की लड़ाई, गर्भपात के अधिकार की जंग, बराबर काम के लिए बराबर तनख्वाह का संघर्ष, दहेज, घरेलू उत्पीड़न, यौन शोषण, सबके खिलाफ आंदोलन हुआ और कानूनों का बनना, ये सब हमारा इतिहास है। इसी इतिहास को याद करने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, न कि ये कोई बाजार का इवेंट है। ये महिलाओं का 15 अगस्त है, एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिसे हमेशा गर्व से मनाया जाएगा। इस गर्व से कि हाँ, हमने भी इतिहास बनाया। वी ऑल्सो मेड हिस्ट्री। आपको एक भी सरकारी आयोजन दिखा महिला दिवस पर जो इस फेमिनिस्ट हिस्ट्री की बात करता हो? दिखेगा भी नहीं। मीडिया, बाजार और सरकार कोई नहीं चाहता कि औरतें अपने सही इतिहास से परिचित हों। दुष्प्रचार कर करके और राष्ट्रवाद की आड़ लेकर इसे ऐसा ट्रिवियल मुद्दा बना दिया गया है कि खुद महिलाएं महिला दिवस मनाने से कतराने लगी हैं। बहुत से लोग एक कोट शेयर करते हैं, दिवस तो कमजोर का होता है। लेकिन सोचकर देखिए कि क्या इस कोट को स्वतंत्रता दिवस के बलिदानों पर लागू कर सकते हैं? कहेंगे उन्हें कमजोर जिन्होंने आजादी के लिए जानें दी, बलिदान दिए? महिला दिवस ऐसा ही दिन है, औरतों के कमजोर होने का नहीं, उनके साहस और हिम्मत का प्रतीक। दुनिया भर की औरतों के संघर्ष का प्रतीक। ये इस बात का प्रतीक है कि दुनिया की सब महिलाएं अलग होते हुए भी एक हैं। इसे मनाना नहीं छोड़ना है, बल्कि इस इतिहास और धरोहर को अपनी तमाम बहनों तक लेकर जाना है जो आपके आसपास हैं, दूर हैं, कस्बों और गांवों में हैं, अनजान हैं। हम एक बहुत लंबा और कष्टपूर्ण रास्ता तय करके यहाँ आए हैं। इसलिए ये सवाल करना नहीं छोड़ना है सरकारों से कि उनका महिलाओं के लिए क्या एजेंडा है। क्या महिलाओं को टोकन प्रतिनिधित्व देकर ही संतुष्ट करना है, या सच में उनके लायक माहौल बनाकर उन्हें वर्कफोर्स में लेकर आने का भी कोई पक्का इरादा है? हमें पूछते रहना होगा ये सवाल कि क्या बलात्कार, हिंसा और जेंडर गैर बराबरी इस देश का राष्ट्रीय मुद्दा कभी बनेगी? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए हमारे साथ TCH पर तमाम शो। बहुत शुक्रिया।